नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में यूसीसी की चिंगारी अब यूपी तक भी पहुंच चुकी है। सियासत अपना रंग बदलने लगी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी खुद के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है, जिस पर चलकर दिल्ली फतेह करने का सपना देखा जा रहा है। अब जब सपना चुनावी है तो मुद्दे भी चुनावी होंगे, और वो भी अपने अपने। हिंदुत्व को साध कर चलने वाली बीजेपी अयोध्या ज्ञानव्यापी के बाद अब यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रही है। तो खुद को यूपी में सबसे बड़ा विपक्ष बताने वाली सपा अब एमवाई और पीडीए की बात करती नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा में पीएम मोदी और सीएम योगी को राम मंदिर पर बधाई संदेश में सपा में दो फाड़ नजर आए। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा के पटल पर यूसीसी बिल रखा गया तो देवभूमि से उठी चिंगारी यूपी की सियासत को सुलगाने लगी। एक के बाद एक बयानों ने राजनीतिक हवाओं का रुख मोड़ दिया और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक पोडियम सेट कर दिया, जिस पर सबसे पहले बोलने का मौका मिला सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को। तो उन्होंने इसे मुस्लिम धर्म और शरीयत के खिलाफ बताकर साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में उनका स्टैंड क्या रहेगा। जबकि वो ये भूल गए कि यूसीसी में जब एक देश एक कानून की बात हो रही है तो उसमें अकेले मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन और सभी धर्म आते हैं। सबसे बड़ी बात, फिलहाल इसका जिक्र सिर्फ उत्तराखंड में ही है। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं है। अगर हित में नहीं, मुसलमानों के हित में अगर है, हमारी शरीयत के साथ साथ है हर वो कानून शरीयत का जिससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही, तो इन्हें क्यों परेशानी है? ये कब तक हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करते रहेंगे? अब लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से। वहीं बीजेपी के साथी एसबी-एसपी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। विपक्षी एकता उसके लिए 2 लाइन का हमने चौपाई बनाई है। विपक्षियों ने ठाना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। ये बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ, जब से गठबंधन हुआ है। आप देखे एक सज्जन तो सट गए और यूपी में एक सज्जन छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि हम हट के मदद करें समाजवादी पार्टी। तो ये विपक्ष के लोग बहुत चाहते हैं। कल आपने देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना होगा सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के सहयोग से हम 400 सीट। राजनीति में ठीक कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का मुद्दा भी यूपी पर केंद्रित रहता है। और फिलहाल हर राजनीतिक पार्टी ने अपना चुनावी ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें बीजेपी सीधे तौर पर हिंदुत्व को साधने की कोशिश में है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों की सीधी सहभागिता और पीएम मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होना है। इतना ही नहीं, अयोध्या के बाद मथुरा, काशी को लेकर हाल ही के घटनाक्रमों को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें ज्ञानवापी की लड़ाई में हिंदुओं को बीजेपी का खुला समर्थन बहुत कुछ कहता है। और बीजेपी के इस ट्रैक का असर विपक्ष पर कैसे पड़ रहा है ये बताता है सोमवार को यूपी विधानसभा में घटा एक अजीब घटनाक्रम, जिसमें यूपी में खुद को सबसे बड़ा विपक्ष बताने वाली समाजवादी पार्टी एक मुद्दे पर दो फाड़ हो गई। विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को राज्य का बजट पेश किया गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट गई। राम मंदिर में बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सोमवार को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को
बधाई संदेश देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में फूट नजर आई। बधाई संदेश पर सपा के विधायकों में दो फाड़ हो गए। इस बधाई संदेश के विरोध में सपा के 14 विधायकों ने हाथ उठा दिए, जबकि सभी सपा विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया। अब जब मौका ऐसा था तो बीजेपी उसे कैसे नहीं बुलाएगी। चरित्र है पूरे प्रदेश के लोग अच्छी तरह करके भाईचारे को खंडित करने की तरफ और हमेशा आईडी ऊपर है तो क्या करें प्रदेश के लाइसेंस को डिस्टर्ब करने वालों सबका जहाँ पूरी धारा इस समय प्रभु रामलला के मंदिर फिर आईडी ऊपर के लोकार्पण के अवसर पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की चर्चा हो रही है। फिलहाल चाहे अयोध्या हो, ज्ञानवापी हो या अब यूसीसी, ये ऐसे मसले बन गए हैं जिन पर राजनीति के जहाज जमकर उड़ रहे हैं। और ये साफ है कि लोकसभा चुनाव का मंच भी तैयार है, तो जाहिर है अपने अपने तरीके से भाषण भी होंगे, रैलियां भी होंगी, मुद्दे उछाले भी जाएंगे, मुद्दे दबाए भी जाएंगे। बस नहीं होगी तो जनता की बात, जनता के हित की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यूसीसी पर फीडबैक 24 का ट्रैक सेट। अयोध्या, काशी और यूसीसी, विपक्ष को मिर्ची क्यों लगी? बीजेपी का हिंदुत्व, अखिलेश का पीडीए, कौन होगा आगे? रामलला आ गए, सपा विधायक क्यों बट गए? देवभूमि से उठी चिंगारी, यूपी में सियासत जारी। यूसीसी के नियम क्या सिर्फ मुस्लिमों पर होंगे लागू? तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जिस तरह से उत्तराखंड में आज यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया है, अब देखना यह होगा कि आज ये पास होता है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर यूसीसी उत्तराखंड में पास हुआ है, पेश हुआ है, लेकिन चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंची। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अशोक जी आपसे करना चाहूंगी। पहला सवाल, जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर बात हो रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम मंदिर पर प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी में जो आज देखने को मिला है, यानी कि आपके 111 में से 97 एक तरफ और 14 एक तरफ, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अपना नजरिया है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम का तो एक नैरेटिव तैयार करना चाहती है भाजपा, जबकि प्रभु श्री राम शब्द के हैं, जितने भाजपा के हैं उतने पूरे देश के हैं, उतने ही समाजवादी पार्टी के हैं। प्रभु श्री राम सबके हैं, सब प्रभु श्री राम के हैं। नहीं, लेकिन आपके 14 विधायकों ने तो विरोध किया ना उसका, सीधा सीधा। यदि समर्थन नहीं किया तो विरोध किया ना। प्रस्ताव का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पर भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। बिना सरकार ने तो वही किया है जो न्यायालय का आदेश था। कोई भी सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। अशोक तिवारी जी, भाजपा की बात ही नहीं है, भाजपा की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। प्रस्ताव यदि आया सदन में तो आपके 97 विधायकों को वो पसंद आया, 14 को नहीं पसंद आया, क्या मतलब है? क्या समाजवादी पार्टी में भी दो विचारधाराएं हैं? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एक ही विचारधारा है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, जो धर्म जिस रूप में है उसको मानते हैं। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं इस पर आपका? यहाँ तक सवाल है, सनातन धर्म
जो सनातन धर्मी है वो उसको मानते हैं, जो जिस धर्म में है अपने धर्म का पालन करता है। इस देश में भाईचारा है, इस देश में अमन चैन है, इस देश में सबको आगे बढ़ने का राइट है, संविधान ने अधिकार दिया है। नहीं, क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वो विरोध किया गया है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। कोई विरोध की बात ही नहीं है यहाँ पर। कोई विरोध, यहाँ पर जो मसला है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं बीजेपी ने नहीं बनवाया मंदिर, वो समझ में आता है। सदन में जो हुआ आज मैं उस पर बात कर रही हूँ। प्रदीप जी क्या कहना है? आदरणीय मिश्रा जी, मैं बिल्कुल भाजपा जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाया है, मैं कहता हूँ इसके बारे में। और मैं अशोक जी ने जो बोला मैं समर्थन करता हूँ कि प्रभु श्री राम सबके हैं, भाजपा के नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के हैं, पूरे देश के हैं, फिर भाजपा के हैं। मैं उसमें भी समर्थन करता हूँ और बहुत अच्छी बात है, निवेदन भी करता हूँ। आपने इतना अच्छा बोला, मैं इसका आपको हृदय से नमन भी करता हूँ। मगर देखिए, विधायकों की बात है, 14 विधायकों के विषय में जो अभी सुनने को मिल रहा है, तो एक सोच है, सोच के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सोच है? देखिए, पार्टी की सोच के क्या गाइडलाइन है या पार्टी की सोच का, ये तो समझ में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आनी चाहिए कि भाई ये जो 14 लोग हैं, क्या ये पार्टी के हैं या पार्टी के अलग के हैं, तो इन्हें बताना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ दोबारा से कि अगर आप प्रभु श्री राम की बात करें, नहीं, देखिए, ना तो बीजेपी ने वो मंदिर बनवाया और ना भाजपा का उसमें हाथ है। उसमें पूरे भारत के 140 करोड़ जनता का हाथ है और 140 करोड़ जनता में आदरणीय अखिलेश जी भी आते हैं, हमारे अशोक जी भी आते हैं, पूरा भारतीय समाज आता है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है। और भी नवनिर्माण किसी चीज को लेकर धार्मिक चीजों होगा, उसमें भी बिल्कुल 140 करोड़ लोगों का और पूरे परिवारों का योगदान होगा। मैं तो अशोक जी की बात का बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल आज पहली बार उन्होंने बोला। मगर हम ना तो शहरी लेना चाहते हैं, ना हमें चाहिए भी। रतन तिवारी जी, रतन तिवारी जी, जी, इंडिया गठबंधन की यदि मैं बात करूं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का साझा बयान तो नहीं आया, साझा कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में 97 एक तरफ, 14 एक तरफ, यानी कि सीधे से आप कहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, बिल्कुल नहीं बनवाया। आपके पास जब जब मौका आता है राम को अपना कहने का, उस विचारधारा के साथ जुड़ने का, तब वहां पर पहले तो 14 विधायक अलग हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है इस मुद्दे का। आपको मौका मिलता है, आप फायदा उठाइए। अब देखिए, अब 14 विधायक अलग हुए हैं, कौन समर्थन दिया है, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, सबकी अलग अलग अपनी राय होती है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ऐसी पार्टी है, ऐसा गठबंधन है। नहीं, फिर बीजेपी के ऊपर इस बात का आरोप क्यों लगाया जाता है कि वो हिंदुत्व का सपोर्ट करती है, हिंदुत्व को लेकर चलती है? भाई, आपको मौका मिलता है, आप हिंदुत्व और तमाम धर्म की बात ही खत्म करिए ना। लेकिन जब आप विरोध करते हैं तब आप ये तो नहीं कहते कि कोई हिंदुत्व का विरोध करता है, कोई सपोर्ट में रहता है तो आप जरूर उस पर तमाम टीका टिप्पणी और निशाने बयान आज सामने आते हैं। जी प्रियंका जी, मैं खुद हिंदू हूँ और मैं कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का समर्थन नहीं, मैं पर्टिकुलर आपको नहीं कह रही हूँ रतन जी, पार्टी विचारधारा की बात कर रही हूँ। जी, कांग्रेस पार्टी ने भी कभी नहीं कहा, इंडिया अलायंस ने कभी नहीं कहा और हम भी कभी नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का समर्थन करती है। हमने हमेशा से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इस देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर भगवान श्री राम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार कराना चाहते हैं। नहीं, अगर आप रतन जी ये बात कह रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा सवाल और, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने की कोशिश कर रही है, सबको समान नागरिक लाने की कोशिश कर रही है, वहां क्यों विरोध हो रहा है? एसटी हसन जी का भी बयान सामने आया है, उनका कहना है कि हम 1400 सालों से जिसको मानते आ रहे हैं, हम बेटियों को जो हक देते हैं वो हक देते, कितना देते हैं वो उनके ऊपर है। यानी कि उनका अपना है कि उनकी अपनी मर्जी चलनी चाहिए, कोई कानून उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहां नहीं हो रहा क्या हिंदू मुस्लिम? प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब संविधान को अगर जानते होंगे तो संविधान आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इस देश के आम लोगों को अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी देता है। और आपको पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का, अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी विवाह करने का हक है। लेकिन ये कानून आने के बाद बहुत सारे लोगों के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो, हमारे जो प्रीतम जी हैं, प्रीतम सिंह है उत्तराखंड के विधायक, उन्होंने कहा कि 700 पेज का मुझे जो कॉपी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो मात्र 1 से 2 घंटे का समय मिला है। 1 से 2 घंटे में 700 कॉपी के पेज को कैसे हम पढ़ेंगे?
हम पूरी तरीके से समझने तो दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है, हमें समझने दीजिए। अगर हमको लगता है कि परफेक्ट है, हम इसका खुल के समर्थन करेंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, बहुत कम समय है, 2 घंटे 700 पन्ने पढ़ने के लिए। देखिए, यूसीसी के बारे में जो 700 पन्ने के बारे में जो मीडिया के आगे बोला जा रहा है, जिसका नाम आप प्रीतम सिंह ले रहे हैं, नेता विपक्ष उत्तराखंड, देखिए उन्हें सब चीजें की पता है और बीच बीच में कापियां भेजते रहे हैं, जैसे जैसे चीजें पूरी होती रही उनको भेजते रहे हैं। आके मीडिया के आगे बोल देना कि 700 पेज की कापी है, क्या अभी तो गवर्नर के पास जाना है, माननीय राज्यपाल जी के पास जाना है इसको पास होने के लिए। और अगर 2 घंटे गए तो आप 2 घंटे में भी, मैं बात बड़ी करता हूँ उनके विधायक की, तो मेन मुद्दे पढ़ सकते हैं। क्या यूसीसी में सिख समुदाय नहीं है? लेकिन 2 घंटे प्रदीप जी बहुत कम है। यदि आप साथ लाकर चर्चा करा के, यदि आप बहुमत से पास कराना चाहते हैं तो आपके पास संख्या है, लेकिन आप चर्चा कराना चाहते हैं तो समय देना चाहिए। जी आप देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, 10 साल पुराना, जब से भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने कहीं विरोध ना किया हो तो बताए ना, चाहे धारा 370 हो या फिर 3 तलाक हो, विभिन्न मुद्दों पे कांग्रेस सदैव विरोधी करा। अच्छे नहीं तो आप भी फिर सीधे कहिए कि आपको विपक्ष की जरूरत नहीं, आपके पास संख्या बल है। वाकई में नहीं, जरूरत भी नहीं है विपक्ष, ऐसे विपक्ष की जरूरत नहीं जो जब चाइना हमला करे या शहीद हो तो साथ में खड़ा भी ना हो। मैं तो स्पष्टली कहूँ इसकी चीज के बारे में। दूसरी चीज में, यानी कि आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें जरूरत नहीं, ऐसे विपक्ष की जरूरत नहीं है खास तौर पे। नहीं, ऐसा विपक्ष क्या मतलब प्रदीप जी? विपक्ष तो विपक्ष ही रहेगा ना, विपक्ष आपके साथ, आपकी विचारधारा और आपकी भाषा तो नहीं बोलेगा ना। अभी आपने पूछा हिंदुत्व के बारे में और हिंदुओं के बारे में, रतन तिवारी जी को सुन रहा था, क्या रतन तिवारी जी के एक सांसद ने नहीं बोला था राम काल्पनिक है? और भी जब प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण में मूर्ति स्थापना होती, क्या कह रहे थे कि सीता जी की मूर्ति नहीं है इसमें? क्या किसी चीजों में ये कभी क्या ऐसी चीजें विषय को लेके उठा के बातें करते कहीं चुप? कौन से सांसद ने कहा था उसका नाम? एक मुद्दा राम है, लेकिन एक मुद्दा यूसीसी है। यूसीसी पर उनका कहना था कि यदि आपने सुझाव मांगे होते तो वो सुझाव के लिए तैयार थे। जी मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से पूछ सकता, क्या यूसीसी आ रहा है तो क्या उसमें सिख कौम पे भी असर पड़ेगा? क्या क्रिश्चियनों पे असर पड़ेगा? जैनियों पे असर पड़ेगा? बौद्ध पे असर पड़ेगा? नहीं, लेकिन मुस्लिम पे असर पड़ेगा? प्लीज पूरा करना, मेरा निवेदन है। अगर आप धर्म को देख के अगर बांटना चाह के बात करना चाहते हैं तो जितने धर्मों के मैंने नाम लिए तो उनसे पूछा जाए कि उनको यूसीसी का क्या नुकसान मिलेगा। एक मुस्लिम समुदाय से क्यों पूछा जाए? क्या सिख समुदाय नहीं है, बौद्ध समुदाय नहीं है, क्या जैन समुदाय नहीं है, क्रिश्चियन समुदाय नहीं है? पूछिए आप उनसे कि यूसीसी में उनको क्या नुकसान और फायदा है। नहीं, आप सबसे पूछिए, लेकिन आप फिर किसी को अलग भी मत करिए। आप पूछिए, आप लाना चाहते हैं बिल्कुल लाइए, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो सबसे भी पूछिए। और ऐसे में विपक्ष यदि कह रहा है कि वो सुझाव दे सकते थे तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए, सुझाव की बात, ये सुझाव में इनसे क्या लेना? इन्होंने बर्बाद कर दिया 5 साल में उत्तराखंड, हरीश रावत जी ने, और क्या क्या चीजें बीच बो दी। मैं आप ऑन एयर बोल भी नहीं सकता, मैं इतना शर्मसार हूं, क्या करूं? अभी बोलूंगा मैं पूरा करूंगा। रतन जी पूरा करो, 1 मिनट प्लीज रतन जी, 1 मिनट। तो यूसीसी का विषय जो मैंने कहा है ना, जो जितने धर्म के जाते हो, सिख या दुनिया, उसके विषय में भी बोलिएगा। अब आइए, आपने कहा कि सबको एक समान नागरिक की बात करना है। भाई मुझे ये बताइए कि अल्पसंख्यक आयोग में जो बेनिफिट उनको मिल रहे हैं, मुझे क्यों ना मिले? जो बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं वो उनको क्यों ना मिले? उनके बच्चे आईपीएस आईएएस क्यों ना बने? मेरे बच्चे क्यों बने? उनको 3 तलाक का राइट है, मुझे क्यों नहीं है? आपने एसटी हसन जी की बात करी थी, मैं खत्म कर रहा हूं। क्या एसटी हसन ने कभी आके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर देखा है कि मुस्लिम बहनें बहुत बड़ी तादाद में लाइन में क्यों लगी होती हैं? कभी एसटी हसन ने कभी महिला कोर्ट में जाके देखा है कि 90% बुरके वाली ही बहनें मेरी क्यों खड़ी होती हैं तलाक के मामलों में? एसटी हसन को पहले जमीनी कागजों का, जमीन को उतर के आपकी बात को सुन रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, अच्छा भी लगता नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं, जो संविधान बना है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, जो संविधान ने हक दिया है सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का, जीने का, अपने धर्म के अनुसार शादी विवाह करने का, उस राइट को आप खत्म करना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है, कैसे आप बताइए? आप ये बताइए, मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू एक्ट अलग है, जिसमें हिंदू शादी विवाह करता है। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुसलमानों की बात नहीं। आप फिर बात को मारे नहीं। रतन तिवारी जी, मुस्लिम एक्ट में तो 3 तलाक भी था,
3 तलाक हटने के बाद महिलाओं को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। अब देखिए, समय के हिसाब से चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, ये आप भी जानते हैं। और यदि आज समय की मांग है, यदि मुस्लिम बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक मिलता है, यदि लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले बच्चे को या महिला को बराबर का हक मिल रहा है, तो इसमें आपत्ति कहाँ है, ये बताइए। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कोई भी कानून लाते हैं तो चर्चा कराना सरकार नहीं, एसटी हसन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम 14 सालों से जो करते आ रहे हैं हम वही करेंगे, जरा सा समझ तो क्या आपको आज के समय में समसामयिक लगता है? ये तमाम देशों में लागू है, तमाम देशों में लागू है। ऐसे में यदि शुरुआत हो रही है और यदि महिलाओं का भला हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? तमाम देशों में तो बैलेट पेपर से भी चुनाव हो रहे हैं ना। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी और भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगी? प्रियंका जी, आप भी मांग कर लीजिए ना। नहीं तो कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो क्या कभी ईवीएम से चुनाव नहीं हुए? क्या तेलंगाना में भी तो हुए ना, तेलंगाना में, कर्नाटक में हुए कि नहीं हुए? तब तो रतन जी आपने नहीं बोला कि इसको कैंसिल करके बैलेट से चुनाव करा दीजिए। कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके ही राज्यसभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी। सेलेक्टिव ओपिनियन बात मत करें रतन जी, सेलेक्टिव ओपिनियन बात करें। आप तेलंगाना में आपने सवाल क्यों नहीं उठाया कि ईवीएम से हुआ है, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल गए, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ी हो गई? जब आपने मुझे पूरे देश का भ्रमण कराया तो मैंने भी आपको बता दिया कि पूरे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। यही तो विडंबना है, इन्हें विरोध करना है। मैं इसीलिए कहा विपक्ष की जरूरत नहीं है। अशोक तिवारी जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अशोक तिवारी जी, आपकी पार्टी के एसटी हसन का बयान आया है, क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं का यदि भला हो जाएगा तो आपत्ति हो जाएगी और मुस्लिम वर्ग में जो 1400 सालों से चला आया है उसकी जमीन हिल जाएगी, तो भूचाल आ जाएगा? प्रियंका जी, मैं पार्टी, अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा शो करती है कि सब कुछ वही मतलब जो चुनाव के दृष्टिकोण से कर रही है। सवाल इस बात का है, व्यापक चर्चा की बात अभी खुद ही कर रही थी आप कि इसको समय देना चाहिए, चर्चा के लिए समय देना चाहिए समाज में भी और सदन में भी, जिससे चर्चा निकल के आए, इस पे एक डिबेट हो सके, इस पे आपस में लोग सहमति दे सके और सबकी सहमति के आधार पर कोई निर्णय होना चाहिए। सच्चाई यही है, हमारी पार्टी का की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ संस्था के रूप में, ठीक है। और यही सच्चाई है, समाज का ये गंभीर विषय है और गंभीर विषय में समाज से और सदन में व्यापक और बृहद चर्चा के बाद ही कोई चीज फाइनल करना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, सच्चाई ये है। दूसरा बिंदु, अभी आपने कहा था कि जो है समाजवादी पार्टी बन गई या क्या हो गया, उसको मैं कहना चाहता हूँ, समय मेरे पास नहीं है, बहुत छोटा सा दूसरा बिंदु, ये सर्वोच्च न्यायालय का विषय था और उसके निर्णय को कंप्लायंस किया है भाजपा की सरकार ने, सरकार को धन्यवाद करना। ठीक है, समय मेरे पास अशोक जी। प्रदीप जी, सर्वोच्च न्यायालय फाइनल कमेंट दीजिएगा बस 10 सेकंड जी। धन्यवाद सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाएगा, बताना चाहिए था किस बात का धन्यवाद? तो उसका एक मेहर रखा जाता है, किसी का 5000, किसी का 10,000, किसी का 51,000, किसी का 1 लाख, जैसे उसकी हैसियत होती है। 3 तलाक बोला जाता है तो उसको मेहर के रूप में जो शर्त होते हैं, जो एक एक्ट, जो एक टर्म कंडीशन पे शादी होती है, उसमें वो मेहर दे दिया जाता है। भाई आपको हमारा नहीं, उनका कहना है आप लाइए यूसीसी, लेकिन समय दीजिए चर्चा करने के लिए, उस पर क्या कहना है? वो यही कह रहे हैं, यूसीसी यही कह रहा है कि भाई आप शादी कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसमें डिवाइडेशन कहां से आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप जी, रतन जी, अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए और एमवाई के फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लेकर सामने आ रही है। देखना ही होगा कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, जनता के बीच में कौन से मुद्दे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।